हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम के क्रिया शारीर में हम क्रिया शारीर के अंदर मूलभूत जो भी आयुर्वेद के सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम शारीर के बारे में कुछ जानते हैं। शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्रम शारीरम, कि शरीर को अधिकृत करने वाला अर्थात शरीर की प्राकृतिक रचना करने वाला, क्रिया का ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र है वो शारीर कहलाता है। क्रिया और रचना दोनों का, कि रचना के अंदर हमारी शरीर का जब जन्म होता है, जब स्पर्म और ओवम दोनों मिल जाते हैं उसके बाद में एक लाइफ का निर्माण होता है और उस लाइफ से एक का धीरे धीरे उसके अंदर उस लाइफ के अंदर बढ़ोतरी होती जाती है, सेल्स जुड़ती जाती है, तो उससे एक एनाटॉमी रचना बनती है, उसके अंदर ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स का निर्माण होता है वह, और वो आता है रचना शरीर के अंदर। और क्रिया शरीर के अंदर आता है कि जो उन बॉडी ऑर्गन्स का हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार का फंक्शंस किया गया है, किस प्रकार की जो प्राकृतिक क्रियाएं की जा रही हैं उनको क्रिया शरीर के अंदर रखा गया है। तो क्रिया शरीर में शरीर का तो समझ गए, मतलब कि जो हमारे शरीर को अधिकृत करता है। और क्रिया शरीर में हम क्रिया को समझेंगे। प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्थ स एव क्रिया कर्म यत्न कार्य समारंभश्च, कि कार्य को करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, जो कार्य करने के लिए जो चेष्टा की जाती है उसे प्रवृत्ति बोलते हैं। और यही प्रवृत्ति को क्रिया कर्म यत्न कार्य ये इसके पर्याय हैं। तो ये क्रिया किस प्रकार की क्रिया, तो मैंने अभी बताया कि प्राकृतिक जो भी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, जो शरीर में जैसे पोषण हो गया, धारण हो गया, यापन हो गया, प्रजनन, संरक्षण आदि क्रियाएं जो होती है वो इसी के अंदर हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में मैंने बताया जैसे कि मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं। तो मूलभूत सिद्धांत जो आयुर्वेद की मूलभूत सिद्धांत है उनका क्रिया शरीर फिजियोलॉजी में क्या यूज़ है और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पंच महाभूत सिद्धांत जिनसे हमारे पूरे शरीर का निर्माण हुआ है, जिससे हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, वो पंच महाभूत के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो पंच महाभूत सिद्धांत आयुर्वेद में जो शरीर को 5 महाभूतिक माना है, अर्थात शरीर के अंतर्गत जितने भी भाव हैं वो सभी भाव 5 महाभूतों से मिलकर बने हुए होते हैं। उनमें से कोई सा भी ऐसा भाव जो एक भाव से अधिकता का है, उस अंग में उस भाव की क्या हो जाती है, विशेषता आ जाती है। मतलब कि एक भाव है, हम किसी भी भाव को मान लेते हैं, तो उसके अंदर जो पंच महाभूत हैं उन पंच महाभूत में से एक महाभूत है, उस एक महाभूत की अधिकता है उन पांचों के मुकाबले, तो वो उसी का प्रधान उसके अंदर गुण आ जाता है। तो इस प्रकार शरीर के विभिन्न जो भागों, अंगों का आकाशीय, वायव्य, अग्नीय, जलीय और पार्थिवीय नामकरण किया गया है, कि शरीर के अलग अलग भागों का इसी प्रकार नामकरण किया गया है। ये तो पंच महाभूत होते हैं। उन पंच महाभूतों का निर्मित हमारे शरीर का संरक्षण करना, पोषण करना, संवर्धन करना हमारे शरीर के द्वारा में दिए जाने वाले आहारों से होता है। तो जो आहार ग्रहण किए जाते हैं वो पंच महाभूतों से भी निर्मित होते हैं। आयुर्वेद में सर्वद्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, कि सभी द्रव्य पांच महाभूतों से मिलकर बने होते हैं, उसको इसने स्वीकार किया है, सभी महर्षियों ने समान रूप से माना है। अब इसका निर्माण कहाँ से हुआ? पंच महाभूत। तो भूत का मतलब होता है सत्तावान, भूत जिस पर कत प्रत्यय जुड़ करके भूत शब्द का निर्माण हुआ है, जिसमें का मतलब होता है मौजूदगी, विद्यमान या सत्तामान, एग्जिस्टेंस होना। तो जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तब ये पंच महाभूत का की वजह से हुआ था। लेकिन पंच महाभूत खुद किससे बने हुए? तो ये जब इनका निर्माण हुआ था तब ये सूक्ष्म रूप में पाए जाते थे, इनको सूक्ष्म भूत कहा गया था। और इन सूक्ष्म भूतों को तन्मात्राएं भी के रूप में जाना जाता है। तो सूक्ष्म रूप में इन्हें सूक्ष्म भूत कहा गया है, जिनको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन्मात्र संज्ञा दी गई है। और इसके लिए एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट श्लोक भी है जो काफ़ी जगह काम भी आता है, कि महाभूतानि खम वायु अग्नि राप है स्थिति स्थिता
शब्द स्पर्श रूपम च रसो गंधश्च तद्गुणा। तो ये अगर आप जब लिखते टाइम, जब बीएमएस का एग्ज़ाम होगा, टर्म एग्ज़ाम होगा या पीरियोडिक असेसमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उस टाइम पे लिखेंगे तब आप श्लोक लिखते हैं, तो श्लोक के साथ अगर आप आंसर करते हैं, तो उस आंसर श्लोक के साथ करने से क्या गया, आपको जो अधिक से अधिक नंबर मिलने के चांस होते हैं। तो आपको जब भी ऐसे कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर का, 10 नंबर का, तो आपको लिखना हो तो आपको श्लोक लिखेंगे तो आपको में उनमें से अधिक नंबर मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पंच महाभूत। तो मैंने अब जैसे बताया कि इनका सूक्ष्म रूप में कहा गया, जिन्हें तन्मात्राएं कहा गई, तन्मात्राएं कही गई, शब्द स्पर्श रूप रस व गंध तन्मात्र संज्ञा बताई अभी। तो आकाश के अंदर शब्द होती है, आकाश जो होता है होल स्पेस को दर्शाता है। वायु जो होता है उससे वो हमारे, जब भी वायु चलती है तो हमारी स्किन उसको महसूस करती है। तो जो पंच महाभूत होते हैं वो उनके गुण, जो एक गुण है कि आकाश का गुण शब्द है, वायु का स्पर्श है, अग्नि का रूप है, जल का रस है, पृथ्वी का गंध है, ये मुख्य गुण है। बाकी इनके अंदर जो पृथ्वी है इनमें शब्द स्पर्श रूप रस भी होता है, लेकिन मुख्य जो है वो गंध होती है। तो जैसे वायु है तो वायु में स्पर्शता पाई जाती है। तो ये जो पंच महाभूत के गुण हैं, इन पंच महाभूतों के गुणों को जो ग्रहण करते हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है जो इनको ग्रहण करती है। इनके बारे में हम आगे जब हम पंच महाभूत त्रिदोष त्रिगुण सिद्धांतों को जब हम साथ में देखेंगे तब इनके इंद्रियों, कौन कौन सी इंद्रियां इनको ग्रहण करती हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो त्रिदोष सिद्धांत के बारे में हम बात कर रहे हैं कि त्रिदोष सिद्धांत जो वात पित्त और कफ हैं, ये आपने सुने होंगे, इन पर आधारित है। तो जो ये तीनों दोष अलग अलग या साथ में इम्बैलेंस स्टेट के अंदर होते हैं तो शरीर के अंदर दूषित करने का कार्य करते हैं, लेकिन जब ये बैलेंस स्टेट में होते हैं तो ये शरीर को धारण करने का काम करते हैं। तो इसमें जो वात पित्त कफ के लिए जो चरक ने कहा है सूत्र स्थान में, वायु है पित्तम कफ चोक्त शारीरो दोष संग्रह मानस पुनर्दृष्टो रजश्च तम एवच, ये कहा गया है। तो इसमें ये बताया गया है। अब तीनों दोष है वात पित्त कफ, इसके साथ साथ इन्होंने जो 2 मानसिक दोष हैं जिनकी बात आगे हम करेंगे त्रिगुणों के अंदर, ये त्रिगुणों के अंदर भी आते हैं। लेकिन जब गुण तब हैं जब ये बैलेंस स्टेट के अंदर है, और दोष तब हैं जब ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, काम करते हैं। तो ये हो गया। फिर हम बात करते हैं कि वायु, वात पित्त और कफ। तो वात जो होता है वो रजता जो गुण रखता है, त्रिगुणों में हम आगे पढ़ेंगे, रजता गुण रखता है, और ये इसके पास ही केवल क्या होती है, मूवमेंट यानी चलने की जो होती है क्षमता उसी के पास होती है। इन पित्त और कफ के पास नहीं होती है, ये वात के द्वारा ही मूवमेंट करते हैं बॉडी के अंदर। इसके लिए कहा गया है कि वायु पित्तम पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धातुव वायु नाम यत नियंते तत् गच्छति मेधवत, कि जो पित्त और कफ है वो पंगु है, वो वात के द्वारा ही चल सकते हैं। जिस प्रकार जो बादल हैं वो बिना वायु के एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि शरीर के अंदर स्थिति। इससे पहले मैं बता दूं कि जो ये बताए जा रहे हैं त्रिदोष सिद्धांत, वात पित्त और कफ, इन वात पित्त और कफ के अंदर आगे हम पढ़ेंगे तो चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा इसके अंदर बताएंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। तो शरीर के अंदर स्थिति, तो अष्टांग हृदय ने कहा है कि ते व्यापिनो अपि ऋतनाभ्यो अधो मध्यो ऊर्ध्व संसरिया, कि जो वात होता है वो नाभि के नीचे होता है, पित्त हृदय और नाभि के आसपास होता है, और कफ जो है नाभि से ऊपर की तरफ होता है। वात के जो कार्य हैं वो प्रेरण का काम है, पित्त का शोषण का, और पित्त का शोषण का, कफ का पोषण का, ये इसके अंदर है। अब इनके कार्य और स्थान, तो उत्साह उच्छ्वासानी निश्वास चेष्टा धातु गति समा सम मोक्षो गति मताम वायु कर्म विकारजम। उत्साह, श्वास,
शारीरिक मानसिक चेष्टाएं, बोलना, उठना, बैठना, रस आदि धातुओं की शरीर में गति, सम रखना तथा मल मूत्र आदि जो वेग हैं उनको निष्कासित करना, बॉडी से बाहर निकालना, ये वात के कार्य हैं। और इसका मुख्य स्थान जो है, मुख्य स्थान इसका पक्वाशय को माना गया है। इसी प्रकार पित्त का है दर्शन पंक्ति उष्मा च शुद्ध तृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म विकारजम। प्राकृत पित्त को देखना, पंक्ति यानी डाइजेशन, विजन डाइजेशन, हीट यानी ऊष्मा, हंगर क्षुधा, तृष्णा यानी थ्रस्ट, देह को मृदुता बनाए रखना, लश्चर मानसिक प्रसन्नता देना, धारणात्मक बुद्धि देना, स्वाभाविक कर्मों को करने का काम करता है पित्त। स्नेहो बंधश्च स्त्रीत्वं च गौरवं वृष्णयाभं क्षमा धृतिरलोभश्च कफ कर्म विकारजम। कफ प्राकृतिक शरीर में स्निग्धता, बंध संधि बंधों को सुदृढ़ बनाए रखने का काम, स्थिरत्व शारीरिक अवयवों व मन में स्थिरता, गुरुता, वृषण बल, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्षमा धृति धैर्य और एवं अलोभ आदि कार्यों को संपादित करता है। और इसका मुख्य स्थान उर यानी चेष्ट होता है। और पित्त का मुख्य स्थान अमाशय होता है। ये सब चरक के अनुसार अलग अलग ऋषियों के अनुसार अलग अलग हैं, लेकिन हम अभी छोटे रूप के अंदर पढ़ रहे हैं इसको, जब ताकि बेसिक नॉलेज हो जाए। अब हम पढ़ेंगे त्रिगुण सिद्धांत। तो सृष्टि में 3 प्रकार के मानसिक स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। उन मानसिक स्वभाव वाले व्यक्ति में 3 प्रकार के गुण होते हैं। उनमें सत्व, रज और तम। जिसकी प्रधानता होगी उसका बिहेवियर, उसका स्वभाव उसी प्रकार का हो जाएगा। इसके लिए सांख्य कारिका में कहा गया है, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्ट उपस्टभकम चलम चरज गुरु वर्णक एव तम प्रदीप चा अर्थोव्रति। सांख्य कारिका के अंदर ये कहा गया है। तो इसमें कहा कि सत्व जो है वो लघु होता है, निर्मल होता है, प्रकाश स्वरूप होता है, निर्विकार होता है, ज्ञानवान होता है, विकार रहित, जो आनंद देने का काम करता है। इसी प्रकार जो रज होता है, वो रज होता है वायु की अधिकता वाला होता है। रजगुण के कारण से ही निष्क्रिय तत्व एवं वह तम को स्थिर आत्मा से हटाकर विषयों में प्रवृत्त करता है। वायु की गति का कारण रज है, दुख का कारण भी रज है। और तम जो है, तम गुण गुरु होता है, इसलिए स्थिर रहता है। सत्व का विरोधी होता है और स्थिर होने से रजगुण की क्रिया में बाधा रखता है। रजगुण अज्ञान का स्वरूप है, ये जड़ता को दर्शाता है। ये तीनों मिलकर ही सृष्टि का संचालन करने का काम करते हैं। ये सांख्य दर्शन ने कहा है। ये अब जब पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे तो पदार्थ विज्ञान में दर्शन पढ़ेंगे, तो दर्शन के अंदर आप इसको पढ़ेंगे। अब आते हैं मुख्य बिंदु। जब आपके जब पीए होते हैं या आपका जब टर्म होता है, या बात करें आपका जो बीएमएस का एआईपीजीटी एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के अंदर जो एक नंबर के जो एमसीक्यूज़ होते हैं, उन एमसीक्यूज़ के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इनका रिलेशन, पंच महाभूतों का ज्ञानेंद्रियों के साथ रिलेशन, त्रिगुणों का महाभूतों के साथ रिलेशन और त्रिदोषों का महाभूतों के साथ रिलेशन, ये रिलेशन आपको याद रहना ज़रूरी है। इनसे आप ये वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये अब बात करते हैं लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। तो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का सीधा सा मतलब ये है कि जो हम जिससे हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है, जो जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर है, उसी प्रकार की चीज़ें ब्रह्मांड में भी उपस्थित हैं, वो अलग स्वरूप के अंदर उपस्थित हो सकती हैं। तो इसमें क्या कहा कि आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य का शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक छोटा सा स्वरूप है। यहाँ पर जो लोक है, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत में जो लोक शब्द का अर्थ ब्रह्मांड से और पुरुष शब्द का अर्थ जीव या मनुष्य का जो शरीर है, उन दोनों से क्या है, उन दोनों उनके लिए कहा गया है। तो इन दोनों के अंदर काफ़ी समानताएं होती हैं। इसके लिए जो आचार्य पुनर्वसु आत्रेय हैं, उन्होंने कहा कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत है पुरुषे यावंत है पुरुषे तावंतो लोके इति।
तो कि जितने भाव इस लोक में विद्यमान हैं उतने ही पुरुष के शरीर में हैं, और जो पुरुष में है वही लोक में है। ये कहा गया है कि जो जिससे हमारी बॉडी बनी है, जो भाव है हमारी बॉडी के अंदर है, वही भाव ब्रह्मांड में भी है। ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि पंच महाभूत का संगठन, जो लोक है ब्रह्मांड, वो पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ होता है। वैसे ही हमारा जो शरीर है वो पांच भौतिक शरीर है। अब समानता का आधार क्या है कि दोनों समान तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। सूर्य है, वो गर्मी पर देता है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। वैसे ही हमारे शरीर में जो जठरा अग्नि हो गई, आत्मा हो गई, ये शरीर को ऊर्जा का कार्य करता है। सूर्य ऊर्जा देने का काम करता है, जठरा अग्नि भोजन पर काम करके हमको ऊर्जा देती है। चंद्रमा का उदाहरण दे रखा है, वात का दे रखा है, इंद्र का दे रखा है। इंद्र जैसे लोक का स्वामी है, ब्रह्मांड शासक है, वैसे हमारा बुद्धि जो है वो हमारे शरीर पर नियंत्रण करती है, तो वो हमारा इसका स्वामी है। जैसे नदियाँ और समुद्र ब्रह्मांड के अंदर बहती है, वैसे हमारे शरीर के अंदर जो स्रोतस होते हैं वो स्रोतस वहन करने का काम करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जन्म भी होता है, मृत्यु भी होता है। वो इसकी समानता को दर्शाती है। अब हम पढ़ेंगे सामान्य विशेष सिद्धांत। तो सामान्य विशेष सिद्धांत जो होता है वो दोषों के अंदर वृद्धि और क्षय का प्रमुख कारण है। तो इसमें सामान्य का मतलब ये होता है कि जो वृद्धि कराने का काम करता है, और विशेष जो होता है जो उसके विपरीत होता है, जो उसको घटाने का काम करता है। इसके लिए इसको हम यहाँ पे क्रिया में भी पढ़ते हैं। अब इसको हम चरक संहिता के अंदर भी पढ़ते हैं। तो मेनली चरक संहिता में भी दे रखा है, और ये क्रिया शरीर से भी जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए चरक ने सूत्र स्थान में कहा है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणं रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्यतु। कि शरीर में हमेशा वृद्धि का कारण सामान्य होता है, वृद्धि हमेशा सामान्य के कारण होते हैं, और रास यानी जो घटाव, जो कमी का कारण जो होता है विशेष होता है। इस आयुर्वेद शास्त्र में सामान्य और विशेष दोनों ही प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, यानी कभी बढ़ता है कभी घटने का काम करता है। तो हमारे शरीर में दोष धातु मल के बढ़ने और घटने का कारण भी ये है कि अब इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ एक और पाठ की सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्कृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विप्रिय। कि एक समान बुद्धि उत्पन्न करने वाला सामान्य होता है, यानी अगर एक समान उत्पन्न करेगा तो उसको बढ़ाएगा, असमान या विभिन्न बुद्धि करेगा तो उसको कम करेगा। तो अब इसको समझते हैं। जब शरीर के अंदर किसी दोष धातु या की कमी हो जाती है, जब वो बैलेंस स्टेट के अंदर है, दोष धातु हो गया, तो सामान्य तो उसको बढ़ाने वाले पदार्थ जो जिससे वो बढ़ जाएं, उनका द्रव्य गुण कर्म वाली चीज़ों का प्रयोग करके हम उसको बढ़ा सकते हैं। हम अभी एग्जाम्पल भी लेंगे, इसके अंदर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है मैंने, कि जब शरीर में दोष धातु मल की वृद्धि हो जाती है तो उस वृद्धि को रोकने के लिए उस वृद्धि को बढ़ाने वाले पदार्थों के विपरीत पदार्थ जो उस दोष धातु की वृद्धि करता है, उसके विपरीत पदार्थों का उपयोग जब हम करेंगे तो उसकी कमी हो जाएगी और वो एक बैलेंस स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो जब कमी हो जाती है तो बढ़ाते हैं, कहाँ तक बढ़ाते हैं? बैलेंस स्टेट तक। और जब घट जाता है तो उसको क्या करते हैं? बढ़ाते हैं कहाँ तक? बैलेंस स्टेट तक। तो आचार्य जो चक्करपाणी हैं उन्होंने तीन प्रकार के दोनों बताए हैं, सामान्य और विशेष। द्रव्य सामान्य, कि जैसे उन्होंने कहा कि मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। अब द्रव्य क्या है? मांस क्या है? द्रव्य है। और सामान्य क्या है? बढ़ाना, कि अगर मांस के समान पदार्थ खाएंगे तो मांस की वृद्धि होगी। उसी प्रकार गुण, शुक्र धातु का जो गुण होता है वो उसी प्रकार के पदार्थ का, उसी प्रकार के पदार्थ में जो गुण हैं, यानी जो मैं एग्जांपल से बात करूँ कि दूध घी जो है इनके अंदर, दूध घी इनके अंदर जो गुण हैं वो शुक्र धातु के गुणों से समान है, और दोनों के गुणों के अंदर समानता होने के कारण ये उसको बढ़ा देने का काम करते हैं। आज का लास्ट पॉइंट, स्रोतस की जो हमारे शरीर के अंदर बहते रहते हैं, श्रवणदा स्रोतसी, यानी जिनका कार्य बहने का होता है हमारे शरीर के अंदर, जैसे धमनियाँ हो गई, हृदय का पार्ट हो गया, हमारे मुख से बहते हैं, नासिका हो गई, आँखें हो गई, यहाँ से उसमें कुछ पार्ट बनते रहते, कान हो गए, इनके अंदर ये आते हैं। तो परिभाषा में मूलात् खादांतरम देहे प्रसृतम त्वभि वही यत स्रोतस्य तदिति विज्ञेयम शिराधमनी वृजितम, कि शरीर में मूल छिद्र से फैले हुए और रस को अभिवहन करने वाले अंतर को स्रोतस समझना चाहिए।
और इनके जो पर्याय हैं वो शिरा, धमनी, रसायनी, नाड़ी, मार्ग, शरीर, छिद्र, आशय, निकेत आदि हैं। ये इनके दृष्टि के सामान्य हेतु हैं। आहारस्य विहारस्य स्यादोष गुणैः समय धातुभि विगुणश्चादि स्रोतसाम से प्रदूषक है। इसका अर्थ यह होता है कि जो आहार विहार दोषों के गुणों के समान हो, इन्हें बढ़ाने वाले हों, धातुओं के विगुण यानी विरोध करने वाले हों, वे सभी स्रोतों को दूषित करने वाले होते हैं। इसी प्रकार जो सामान्य लक्षण आपने पढ़ा होगा, अति प्रवृत्ति संघो व शिराणाम ग्रंथो अपि व विमार्ग गमनम च अपि स्रोतसाम दुष्टि लक्षणम, ये तो इसके अंदर लिखा है कि धातुओं का अधिक निकलना, बिल्कुल रुक जाना, शिराओं में ग्रंथि का पड़ जाना, धातुओं का विमार्ग गमन हो जाना, ये सामान्य सभी स्रोतों की दृष्टि के लक्षण इसके अंदर हैं। इस प्रकार हम भेदों की बात करते हैं तो मनुष्य के अंदर बहिर्स्रोतस, तो इसमें पुरुष के अंदर 9 हैं और स्त्री के अंदर 13 हैं। जो 9 हैं वो एग्जैक्ट पुरुष के अंदर भी जो पुरुष के अंदर 9 है वो स्त्री के अंदर भी हैं, और उसके अलावा एडिशनल स्तन और जो वेजाइना वाला पार्ट है उसके अंदर बहिर्स्रोतस के अंदर। फिर अंतः स्रोतस की बात है तो चरक के अनुसार 13 हैं, और जो सुश्रुत उन्होंने 11 जोड़ी माने हैं जो 22 हैं। तो ये आपके सामने दिख रहे होंगे, इनको आपको याद करना है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चरक ने कौन सा नहीं माना। इनमें आपको 14 स्रोतस लिखे हुए हैं, तो चरक ने कौन सा नहीं माना, आर्तव स्रोतस नहीं माना। सुश्रुत ने नहीं माना, वो है अस्थिव है, मज्जा है और क्या है स्वेद है, इन्होंने ये इसको नहीं माना। बाकी इन्होंने 11 जोड़ी माने हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम पढ़ेंगे शारीर, शरीरी, पुरुष, इनके बारे में पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्रिया शरीर के मूल जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो कंटेंट में हम शरीर, पुरुष और शरीर और शरीरी यानी जो आत्मा है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।